हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो नागपुरी लोक साहित्य का लेक्चर 4 है और इस वीडियो में हम मुहावरा के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहले हम पूरा मुहावरा के बारे में जानेंगे, उसके बाद अंत में क्विज भी लगाएंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरे वाक्यांश होते हैं जो अपना अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होने पर प्रकट करते हैं। तो मुहावरा क्या होते हैं? वाक्य के अंश होते हैं जो कि अपना अर्थ किसी वाक्य में वो प्रयुक्त होते हैं, तब वो अपना अर्थ प्रकट करते हैं। उनमें किसी प्रकार का शब्द परिवर्तन सफल नहीं हो सकता। तो मुहावरा में क्या है, किसी प्रकार का शब्द परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुहावरा हो, चाहे कहावत हो, चाहे बुझव्वल हो, इन तीनों में शब्द परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है कि इनमें किसमें शब्द परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो कहावत, मुहावरा और बुझव्वल तीनों होगा। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने पर इनका अर्थ प्रकट नहीं होता और मुहावरों को हम अलग से स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि कहावत है उसको हम स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुहावरा का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो यह अपना अर्थ प्रकट नहीं करता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करने का अर्थ बोध कराने वाला। तो मुहावरा, ये प्रश्न बनता है कि किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा जो है अरबी भाषा का है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है और जिसका अर्थ होता है परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करने का अर्थ का बोध कराने वाला। उसके बाद और कौन विद्वान क्या बोले हैं इसके बारे में, इससे प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो मुहावरे सदैव गद्यात्मक होते हैं तथा लघु होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पूछा गया है, आने वाला एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये कथन किसका है? मुहावरा सदैव गद्यात्मक होते हैं तथा बहुत लघु होते हैं। ये कथन है डॉक्टर सत्यगुप्ता का। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, मुहावरा किसी भाषा अथवा बोली में प्रयुक्त होने वाला वह वाक्य खंड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त बना देता है। तो ये कहना है किनका? तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी का कहना है कि मुहावरा किसी भाषा अथवा बोली में प्रयुक्त होने वाला वह वाक्य खंड है जो अपनी उपस्थिति से पूरा वाक्य के क्या कर देता है? मजबूत, सहज यानी कि आसान, रोचक और चुस्त बना देता है। डॉक्टर सहल ने मुहावरा को किसी भाषा की वैयक्तिक चाल ढाल कहा है। ये प्रश्न भी बनता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न हम कराएंगे कि कौन मुहावरा के किसी भाषा कर वैयक्तिक चाल ढाल कई हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सहल ने। डॉक्टर कृष्णलाल हंस कहते हैं, मुहावरे वास्तव में वाक्य खंड है। जब इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उस वाक्य की शक्ति और प्रभाव पूर्व अपेक्षा बहुत बढ़ जाता है। तो डॉक्टर कृष्णलाल हंस क्या कहते हैं कि मुहावरे वास्तव में वाक्य खंड है। जब इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो तब उस वाक्य की जो शक्ति है और प्रभाव है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने अपनी परिभाषा में कहा है, हिंदी अथवा उर्दू में लक्षण और व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरे कहते हैं। तो मुहावरा के संबंध में ये दो शब्द है, लक्षणा अथवा व्यंजना, इसको याद रखना है। इस दोनों शब्दों का संबंध सीधा मुहावरा से संबंधित है। ये प्रश्न भी बनता है और पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है? हिंदी अथवा उर्दू में लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहते हैं। तो आपको लक्षणा और व्यंजना का संबंध जो है मुहावरा से है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर शंकर लाल यादव ने कहा है, मुहावरा उस सुगठित पद समूह का नाम है जो अपना साधारण अर्थ नहीं आपूर्ति एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो डॉक्टर शंकर लाल यादव का क्या कहना है कि मुहावरा उस सुगठित पद समूह का नाम है जो अपना साधारण अर्थ नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो ये तो हुआ कौन विद्वान मुहावरे के बारे में क्या कहे हैं उसके बारे में। अब देखेंगे मुहावरा और कहावतों में क्या अंतर है।
तो मुहावरे और कहावतों में अंतर क्या है? मुहावरा वाक्यांश होते हैं और इसे स्वतंत्र रूप में व्यवहार नहीं किया जा सकता है, जबकि कहावतें पूर्ण वाक्य होते हैं तथा इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और इनका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। मुहावरा का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, इसे किसी वाक्य में ही प्रयोग किया जा सकता है। जबकि कहावत क्या है? एक पूर्ण वाक्य होता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मुहावरा एक कार्य व्यापार है, जबकि लोकोक्ति एक प्रकार का व्यवहारिक एवं नैतिक कथन है। इस पॉइंट को हम इसलिए दिए हैं कि इससे एक प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि मुहावरा क्या है? एक कार्य व्यापार है, जबकि लोकोक्ति एक प्रकार का व्यवहारिक एवं नैतिक कथन है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे मुहावरों का वर्गीकरण। तो नागपुरी में मुहावरों का वर्गीकरण डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने 7 प्रकार से किया है, जिसको हम पूरा बारी बारी से देखेंगे। पहला है संस्कार तथा प्रथाओं का उल्लेख करने वाले, इतिहास का चित्रण करने वाले। तीसरा है जातिगत घटनाओं पर आधारित, और चौथा है पौराणिक संदर्भों को व्यक्त करने वाले। पांचवा है नैतिक संदर्भों को व्यक्त करने वाले। फिर है शकुन अपशकुन से संबंधित। सातवां है आर्थिक स्थिति का चित्रण। तो ये 7 इसके भाग हैं, यानी कि 7 भागों में बांटा गया है। इसका वर्गीकरण 7 भागों में किया गया है। चलिए देखते हैं बारी बारी से। संस्कार तथा प्रथाओं का चित्रण। नागपुरी के मुहावरों में सामाजिक प्रथाओं का चित्रण अधिक हुआ है। इनमें संस्कार संबंधी अनेक उल्लेख मिलते हैं। जन्म से मृत्यु तक से संबंधित अनेक मुहावरे नागपुरी समाज में प्रचलित है। तो नागपुरी समाज में जो है मुहावरा है वो संस्कार तथा प्रथाओं का बहुत ही अधिक चित्रण किया है, बहुत ही अधिक चित्रण मिलता है। तो देखेंगे हम, जैसे कि नागपुरी भाषा क्षेत्र में थाली बजावे मुहावरा बन गया है और इसका द्योतक जन्मपुत्र है। तो थाली बजाना क्या बन गया है? नागपुरी में एक मुहावरा बन गया है, जो कि पुत्र जन्म के समय जैसे थाली बजाया जाता है तो उसी को एक मुहावरा बना दिया गया है। थाली बजावे, थाली बजाना एक मुहावरा बन गया है। उसी प्रकार से विवाह के अवसर पर वर वधू के वस्त्रों को मिलाकर गांठ बांधी जाती है, जिसे गांठ जोड़न कहा जाता है, और नागपुरी में मुहावरा बन गया है। तो विवाह के अवसर पर क्या होता है? वर और वधू के वस्त्रों को मिलाकर बांधा जाता है, गांठ बांधा जाता है, उसे ही गांठ जोड़न कहा जाता है। और नागपुरी में ये क्या बन गया है? गांठ जोड़न एक मुहावरा बन गया है। यानी कि गांठ जोड़न अगर कहेंगे तो इसका संबंध हो जाएगा विवाह से। विवाह को हम डायरेक्ट गांठ जोड़न भी कह सकते हैं। इसी तरह चूड़ी फोरेक विधवा होने का संकेत है। चूड़ी फोरेक यानी कि चूड़ी जो है पहनने वाला उसको फोड़ने, चूड़ी फोड़ना अगर हम कहेंगे तो वो विधवा होने का संकेत करेगा। और टूरा हुए कहेंगे तो वो माता पिता विहीन होगा, यानी कि उसके माता पिता मर गए हैं। किसी को अगर टूरा हुए कहेंगे इसका अर्थ होगा कि उसके माता पिता नहीं हैं। और इसके उदाहरण है नाच नी जाने आंगन में टेढ़। उसके बाद है खुरी रख दे, खुरी यानी कि खूर होता है। गुरा फुटे, ये गुरा जख्म को कहते हैं। गोड़ लागे, अर्घा में हाथ गले, अरवा चाउर चुमाएक, आँख फुटेक, ये सब इसके उदाहरण हैं। आग लागे, गोड़ उठाए, गंगा लाभ होवे, यानी कि मर जाना, ये सभी क्या है? ये सभी उदाहरण है। उसके बाद है इतिहास का चित्रण। ऐतिहासिक तथ्यों के चित्रण भी मुहावरे में मिलते हैं। क्या क्या है? उजबक होवे का अर्थ होता है मूर्ख होना। नागपुरी में अगर उजबक हुए कहते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख होना। अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उज्बेकिस्तान के निवासियों की ओर संकेत करता है, जो अपनी प्रारंभिक स्थिति में मूर्ख माने जाते थे। तो ये उज्बक कहाँ से आया है? तो ये उज्बेकिस्तान से आया है, उज्बेकिस्तान देश से आया है। और क्यों आया है? क्योंकि वहाँ के निवासियों को आरंभ में क्या माना जाता था? मूर्ख माना जाता है। तो उज्बक हुए का अगर कहेगा तो क्या होगा? मूर्ख होना। उसी तरह इस मान्यता ने मुहावरा का रूप ले लिया और नागपुरी भाषा में इसका व्यवहार होने लगा। तो ये मुहावरा बन गया और नागपुरी भाषा में उज्बक हुए क्या हो गया? एक मुहावरा बन गया जिसका अर्थ होता है मूर्ख होना। उसी तरह इरबा भी मुहावरा बन गया है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में एक गांव का नाम है। इरबा क्या है? इरबा एक गांव है, रांची में एक क्षेत्र है, और वहाँ के लोगों को पहले मूर्ख समझा जाता था। तो अगर आप अभी आपको कहेंगे कि इरबा होना यानी कि तुम बहुत इरबा हो, तो क्या हो जाएगा? तुम बहुत मूर्ख हो।
तो ऐसा माना जाता है कि इरबा के लोग क्या करते थे, चाय के साथ जलेबी खाते थे। चाय के साथ जलेबी खाते थे इरबा वाले लोग, अभी भी शायद खाते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इरबा के लोग जो है मूर्ख हैं। तो इरबा एक मुहावरा बन गया है जिसका अर्थ होगा मूर्ख। इसी तरह विभीषण हो एक भी नागपुरी में मुहावरा है जिससे कि देशद्रोह का संकेत मिलता है। अब तीसरा नंबर में है जातिगत घटनाओं से संबंधित। नागपुरी मुहावरों में हमारे समाज में व्याप्त जातिवाद का उल्लेख मिलता है। जैसे कि नीरा बैल कहेंगे तो मूर्खता का प्रतीक है। गुरु शब्द का प्रयोग अत्यंत ही सीधापन दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए बुक में गुरु लिखा है, लेकिन हमको जहाँ तक मालूम है गरु बोलते हैं। गरु किसी बहुत सीधा व्यक्ति के लिए गरु शब्द का उपयोग किया जाता है। एकदम गरु है, यानी कि बहुत ही सीधा आदमी है। चौथा है पौराणिक संदर्भ संबंधी। समाज में पाप पुण्य मोक्ष स्वर्ग नरक आदि की जड़ें बहुत गहरी है। भाग्यवाद संबंधी अनेक मुहावरे भी पौराणिक संदर्भों पर रखे गए हैं। पाप धोवेक, यह एकाएक सत्कर्म करने पर इस मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। पाप धोवेक यानी कि पाप धोना। अगर कोई अचानक कोई अच्छा काम करता है, सत्कर्म करता है, तो उसके लिए क्या मुहावरा बोलेंगे नागपुरी में, पाप धोवेक। वह पाप धोने के लिए ऐसा कर रहा है। किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने अथवा परेशान करने के लिए माया जाल रचक मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। तो माया जाल रचक यानी कि किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाने के लिए या परेशान करने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। माया जाल रचक, किसी को परेशान करने के लिए। पांचवा है नैतिक संदर्भ। नीति संबंधी मुहावरे भी नागपुरी में काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। हरदी का रंग विदेशी कर संग, किसी व्यक्ति द्वारा धोखा देने के संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो नागपुरी में ये कहावत है, हरदी का रंग परदेसी कर संग। कहने का अर्थ है ये खास करके दूर के लोग, परदेसी लोग धोखा दे के चले जाते हैं, उनके बारे में ये मुहावरा सूटेबल है। उनके बारे में ये मुहावरा कहा जाता है कि हरदी का रंग विदेशी कर संग, यानी कि हल्दी का रंग जैसे धीरे धीरे छूट जाता है, और विदेशी का भी दूर दराज का कोई परदेसी है उसका भी साथ क्या होता है, धीरे धीरे छूट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक नैतिक संदर्भ मुहावरा हो जाएगा, हरदी का रंग विदेशी कर संग। और इसके उदाहरण देखेंगे नैतिक संदर्भ में, लेवेक एक नहीं देवेक दुई, आँख में धूर छिटेक, आपन नस में टंगा मारे, टांगा यानी कि कुल्हाड़ी, ऊंच पीढ़ा देवेक, गाले गीत के गावेक, घर फोरेक, घोरना घोरेक, जोरल बाद नहीं टूटे, दावक यार। ये सब क्या है, नीति संबंधी क्या है, मुहावरे हैं, नैतिक संदर्भ मुहावरे हैं। आगे देखेंगे शकुन अपशकुनों से संबंधित। नागपुरी भाषा क्षेत्र में जन समुदाय में ऐसे काफ़ी मुहावरे हैं जो मानव समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और शकुन अपशकुनों पर प्रकाश डालते हैं। जैसे कि तरहथी खजुआए, तरहथी कहते हैं हाथ का हथेली को। हाथ का हथेली में खुजली होता है तो बोलते हैं कि पैसा मिलता, यानी कि पैसा मिलेगा, यानी कि लाभ होने का पूर्वाभास, यानी कि लाभ होने का संभावना। तरहथी खजुआए ये क्या हो गया, मुहावरा हो गया जिसका अर्थ हो गया कि कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा पूर्वाभास किया जाता है। इसी प्रकार आँख फड़केक, हिंदी में आँख फड़केक बोलते हैं। हाथ फड़केक, हाथ फड़कना शकुन का प्रतीक माना जाता है, ये अच्छा माना जाता है। वहीं मुड़ ठनकेक को अपशकुन माना जाता है। उसी तरह से अपशकुन में बहुत सारा मुहावरा है, जैसे सियार या कुकुर कांदेक भी है, जिसके बारे में पूछा जाता है कि अनहोनी घटना होना, ये अपशकुन माना जाता है। सियार, कुकुर या कौआ कांदेक, ये नागपुरी में मुहावरा है। आर्थिक स्थिति का चित्रण, सातवां में है आर्थिक स्थिति का चित्रण। नागपुरी मुहावरों में लोग आर्थिक स्थिति का चित्रण मिलता है। तो नागपुरी मुहावरों में क्या है, लोगों की आर्थिक स्थिति का भी चित्रण मिलता है। जैसे पेट काटे, अगर पेट काटे कहेंगे तो क्या होगा, गरीबी के कारण अपने साधनों से को काट कर दूसरों को देना, यानी पेट काटे कहने का अर्थ होता है कि अपना जो कम है, साधन जो बहुत कम है, जैसे खाना आपके पास बहुत कम है, उसको ना खाकर दूसरों को दे रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, पेट काटेगा। अनकर धन विक्रम राजा, मुहावरा का प्रयोग दूसर की कमाई के खुलकर अपव्यय करने के संदर्भ में किया जाता है। अनकर धने विक्रम राजा, ये नागपुरी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि जैसे कि दूसरों का कमाई जो होता है उसमें मोह माया नहीं लगता है, दूसरों का कमाई को क्या करते हैं, हम खुलकर उड़ाते हैं, उसी को क्या कहेंगे, अनकर धने विक्रम राजा।
कंजूस व्यक्ति की संपत्ति की किसी विपत्ति में व्यय करने के लिए सम्मुख के लिए क्या मुहावरा है? कोई कंजूस व्यक्ति है और उसका जो संपत्ति है जमा किया है तो वो क्या हो जाता है, विपत्ति के समय में खर्च हो जाता है, तो उसके लिए एक मुहावरा है सुमख धन शैतान खायन। सुमख धन शैतान खायन, यह मुहावरा किसके लिए है? किसी कंजूस व्यक्ति के लिए है जो किसी तरह से करके पूंजी जमा करता है और क्या हो जाता है, विपत्ति के समय में, परेशानी के समय में, बीमारी के समय में क्या होता है, वो खर्च हो जाता है, तो उसके लिए ये मुहावरा है। अधिक लाभ होने पर अघन कर मरद भादो कर बरद मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। अधिक लाभ के लिए कौन सा मुहावरा का प्रयोग किया जाता है? अघन कर मरद और भादो कर बरद, इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। और मुहावरे देखेंगे, 1 से 21 होए, कुकुर कर माया बिलायर, कपार चरचरायक, डंडा टूटे यानी कि कमर टूटना, घर चलायक, ये सब इसके उदाहरण हैं। तितकी में खड़ा रहे, तरवा और कपार कर पसेना एक करे यानी कि बहुत मेहनत करना, थूक में सतुआ सानेक, पोटा दुहरेक, पेट में लाइथ मारे, ये सभी उदाहरण हैं। तो ये सातों जो है इसके वर्गीकरण को हम देख लिए हैं। नागपुरी मुहावरे अपने मूल रूप में ही प्राप्त होते हैं। नागपुरी भाषा क्षेत्र के लोग लोक मुहावरों का ही प्रयोग करते हैं। तो नागपुरी का जो मुहावरा है वो अपने मूल रूप में ही प्राप्त होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, या बाहर का कोई हिंदी मुहावरा इस तरह से उपयोग नहीं होता है। और नागपुरी भाषा क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, लोक मुहावरे का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, या आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। कौन विद्वान मुहावरा के कोनो भाषा कर व्यक्तिक चाल ढाल बताए हैं? मैंने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किसने कहा है, व्यक्तिक चाल ढाल किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर सहल ने। सही आंसर होगा डॉक्टर सहल। मुहावरा हमेशा गद्यात्मक होते हैं तथा लघु होते हैं, ये बात कौन विद्वान कर गोयठे के? तो मैंने कहा कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा भी गया था। तो ये कथन किसका है कि मुहावरा हमेशा गद्यात्मक होते हैं तथा लघु होते हैं? ये कथन है आपका डॉक्टर सत्या गुप्ता का। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति कौन प्रकीर्ण साहित्य कर भागले उपयोगी होवेला? मैंने कहा था इन दोनों शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो लक्षणा और व्यंजना शब्द जो है शक्ति किस प्रकीर्ण साहित्य के लिए उपयोगी होता है? तो ये मुहावरा के लिए उपयोगी होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मुहावरा। अगला प्रश्न है, वाक्य कर बाहरे का मुहावरा कर व्यवहार उचित मानल जाएला? कहने का अर्थ है कि क्या वाक्य के बाहर में मुहावरा का व्यवहार उचित माना जाता है? तो मैंने बताया कि वाक्य के बाहर में मुहावरा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वाक्य में ही इसका अर्थ यह अपना अर्थ को प्रकट करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। वहीं कहावत का बात करें या लोकोक्ति का बात करें तो उसका उपयोग अलग से भी किया जा सकता है, क्योंकि वह अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। कौन मुहावरा ब्याह संस्कार से जुड़ल है? ये प्रश्न भी JSSC में पूछा गया है। तो कौन सा मुहावरा है जो विवाह, शादी विवाह से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा हल्दी चढ़े, यानी कि हल्दी चढ़ना। सही आंसर होगा हल्दी चढ़े। अगला प्रश्न, मुहावरा का संबंध वाक्य में कौन बात से जुड़ल रहेला? तो मुहावरा का जो संबंध है वाक्य में किस बात से जुड़ा रहता है? तो मैंने एक लाइन बताया था आपको, बोला था बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बनता है। तो सही आंसर होगा कार्य व्यापार से। अगला प्रश्न, मुहावरा कौन लोक साहित्यिक खंड में आवेला? तो मुहावरा, कहावत, बुझावल ये सभी क्या प्रकीर्ण साहित्य में आते हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुहावरा कर बारे में कौन बात सही है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो मुहावरा के बारे में सही है? देखते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है क्या? बिल्कुल सही है। मुहावरा का अर्थ कर संबंध लक्षण चाहे व्यंजना से रहेला? तो लक्षणा और व्यंजना मैंने बताया था, याद रखिएगा। तो बिल्कुल सही है। मुहावरा हरदम आदम मूल रूप में रहेला। मुहावरा जो है हमेशा अपना मूल रूप में रहता है, आदम ने होगा अपना। तो मुहावरा हरदम क्या होता है, अपना मूल रूप में रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, मुहावरा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। मुहावरा, कहावत या बुझावल, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो तीनों पॉइंट जो है सही है। मुहावरा शब्द कौन भाषा का शब्द है के? तो मैंने बताया
मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है स्वभाव के अनुसार मुहावरा कौन रूप में रहेला। तो स्वभाव के अनुसार मुहावरा किस रूप में रहता है? तो मुहावरा लघु रूप में रहता है, छोटा रूप में रहता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1 से 21 होवे कौन किस्म कर मुहावरा है के। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछ देगा 1 से 21 होना, तो ये क्या बताता है? मतलब आर्थिक स्थिति का चित्रण कर रहा है। 1 से 21 होना कि यानी कि बल का बढ़ जाना मतलब बढ़ोतरी होना, किसी भी चीज़ का बढ़ोतरी होना। तो ये आर्थिक स्थिति का चित्रण को बता रहा है। अगला प्रश्न है आँख में धूल छीटे कौन किस्म का मुहावरा है के। आँख में धूल छीटना, तो ये किस तरह का मुहावरा हो जाएगा? ये हो जाएगा नैतिक संदर्भ। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी नागपुरी पेपर लिए हैं उन तक वीडियो पहुंच जाए। और जो लोग पेड पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और टेस्ट सीरीज़ से, वो जल्दी से जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारा मटेरियल दिया जा रहा है। आप जल्दी से जुड़ के उसका फ़ायदा उठाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।